मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत, मेरा हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं? और आज के इस 90 दिवसीय क्रैश कोर्स की श्रृंखला में हमारा दूसरा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। आज का सेशन हमारा हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित है। जितनी जल्दी हो सके सभी विद्यार्थी क्लास में आ जाएं, और ताकि हम लोग आज क्लास की शुरुआत कर सकें। और मुझे उम्मीद है, मुझे प्रॉपर वे में ये समझ में आया है कि आपने पिछले 5 लेक्चर्स जो मैंने प्रागैतिहासिक काल पे लिए हैं वो आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। एज वेल ये भी समझ में आया होगा कि कहां पर आपके डाउट्स ज्यादा हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस बात को आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा। यानी अब तक आपने क्या पढ़ा था और अब तक आपने कैसे पढ़ना था, इस बात में बहुत सा डिफरेंस आया है, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं और आपके बहुत सारे अच्छे सुझाव आए हैं। तो फिलहाल आज के सेशन को शुरुआत करते हैं और मुझे उम्मीद है मैक्सिमम छात्र क्लास में आ चुके होंगे। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन आप फटाफट करवा लें। एज वेल आपको लेक्चर प्लान मिल जाएगा। अब हम लोग आज से शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। 4 लेक्चर अधिकतम होंगे, ध्यान रखिएगा। आज एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। पहले तो आपसे ये उम्मीद है, बहुत से लोग क्लास में आ रहे हैं और जल्दी से आ जाइए। इस क्लास को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। तो फिलहाल शुरुआत है हमारा, ईश्वर का नाम लीजिए और हड़प्पा सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी जो आज की क्लास है बेसिकली हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई बहुत बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास का मतलब यह है कि अगर आपने आज से पहले भी नहीं पढ़ा है कभी हड़प्पा सभ्यता, तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? अब देखो, जैसे बात क्या हो रही है, हड़प्पा सभ्यता, इसी के लिए एक शब्द यूज होता है, सिंधु सभ्यता, है ना? कभी आपने पढ़ा होगा सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, और कभी पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता, कभी पढ़ा होगा सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। ध्यान रखिएगा, जो बेसिक और प्राइमरी नाम है वो है क्या? सिंधु सभ्यता। अब मामला ये है, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा चीजों को डिस्कस कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं, और बहुत बहुत आराम से देखिएगा, बैठिएगा, समझिएगा। जो पहला शब्द है इसके लिए, इस सभ्यता के लिए यूज होता है सिंधु सभ्यता। ध्यान रखिएगा, मामला यह है, पहला जो बेसिक मेरा प्रश्न है आपसे, मैं सीधे टॉपिक पे आ गया हूं और सीधे सीधे प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात यह है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? मुझे यह बताइएगा, हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? जो ये टर्म आ रहा है हड़प्पा, ये सबसे पहले इसका उल्लेख किसने किया? मुझे बताइएगा, हड़प्पा का उल्लेख। तो ध्यान रखिए, हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बात को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेरी स्पीड बहुत आसान और बहुत धीरे रहेगी हमेशा की तरह, और मुझे उम्मीद है ये चीजें आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हैं। पहली बात ये आती है कि हड़प्पा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में हुआ है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक से शुरू किया है आज का क्लास। हुआ ये था, ये चार्ल्स मैसन ये एक ब्रिटिश आदमी है जो पंजाब और सिंध के क्षेत्रों से होकर गुजरा है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, उस समय पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं है। ये बात तो क्लियर है ना आपको?
उस समय पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं है। तो वो जो पंजाब की बात अगर हो रही है तो वो पूरा पूर्वी पंजाब यानी भारत वाला, और जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान वाला, वो पंजाब एक मान के चलिए आप। तो उसने यहां पर कुछ ऐसे खंडहरों को, हड़प्पा के खंडहरों को पहली बार देखा था उसने, और इस बात का उल्लेख उसने ब्रिटिश सरकार को एक सूचना भेजी कि यहां पर हो सकता है संभवतः किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हुए हों। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस समय भारत गुलाम था, उस समय भारत गुलाम था, और ब्रिटिश शासन के चलते किसी भी ब्रिटिश अधिकारी ने इस सभ्यता के अवशेषों, इन खंडहरों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। ये बात तो समझ में आ रही है आपको? जल्दी से क्लास में आ जाइए, बहुत स्लो स्पीड में हम लोग शुरू हुए हैं, लेकिन क्लास तो आपका टाइमली शुरू होता है, तो बेहतर है आप जल्दी से आ जाइए। और कभी अगर मान लिया कि क्लास डिले होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिए रहते हैं इन पर जुड़ जाइए, ताकि आपको क्लास के बारे में बेसिकली कभी जानकारी कोई देनी हो तो आपको कम्युनिकेट किया जा सके। हाँ ठीक है, तो अब देखिए बात खत्म हो गई। किसी भी ब्रिटिश अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अंग्रेज अपनी ब्रिटिश सभ्यता और अपनी संस्कृति के गौरव से भरा हुआ था। और आपको यह पता है कि भारतीयों को, भारतीय इतिहास को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को बहुत हेय दृष्टि से देखा अंग्रेजों ने। यह भी आपको पता है। आपको यह बात भी पता है, कल्पना करिए कि ब्रिटिश क्लबों में, होटलों में, सार्वजनिक जगहों में यह लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। मतलब आपको यह समझ में आना चाहिए कि बेसिकली भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की जो भावना है वो कितनी हिकारत और कितनी घृणा से भरी हुई थी। तो कोई बात नहीं, बात समय बीता, और फिर आप देखिएगा समय आता है 1853, और भारत में रेलवे लाइन के विस्तार के लिए कुछ प्रक्रिया की शुरुआत हुई। ये तो आपको पता है भारत में पहली ट्रेन कब चली, 16 अप्रैल 1853। ये तो पता है ना आपको, 16 अप्रैल 1853, है ना। इसी सिलसिले में, इसी अगले सिलसिले में, अगले क्रम में जब लाहौर से कराची तक की रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, लाहौर से कराची तक की, तो ध्यान रखिएगा, बड़ी बात है, लाहौर टू कराची, है ना। हुआ ये कि इस रेलवे ट्रैक को बिछाने में गिट्टियों की जरूरत थी, एक बात। और रास्ते में ये हड़प्पा के खंडहर आते थे। बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो इन टीलों को खुदवाना पड़ा। और एक खास बात यह है, ये तो आपको भी पता है कि जो रेलवे लाइन, जो रेलवे ट्रैक है, उसको बिछाने में पत्थर की गिट्टियों का प्रयोग किया जाता है। जो रोड़े यूज होते हैं, जो रोड़ियां यूज होती हैं, वो पत्थर की होती हैं गिट्टियां। लेकिन इतनी बढ़िया पकाई गई ईंटें निकली जिनका प्रयोग जॉन विलियम और जॉन ब्रंटन, ध्यान दीजिएगा, जॉन विलियम और ब्रंटन, ये रेलवे के दो ठेकेदार थे, जॉन विलियम और जॉन ब्रंटन। ये नाम मैं लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा। इन लोगों ने इस रेलवे लाइन को बिछाने में हड़प्पा के खंडहरों की ईंटों का प्रयोग किया और ये रेलवे लाइन बिछा दी गई। तो अब समस्या ये आई कि ये लापरवाही पूर्ण उत्खनन हुआ, और जब लापरवाही पूर्ण उत्खनन हुआ तो हुआ क्या, बहुत सारे अवशेष नष्ट हो गए, कुछ कलाकृतियां और कुछ चीजें, कुछ ऐसी बहुमूल्य चीजें, मृदभांड, ये निकले। तो जॉन विलियम और जॉन ब्रंटन ने इन कलाकृतियों को, इन पुरावशेषों को ब्रिटिश सरकार को भेजा कि शायद यहां पर किसी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अवशेष दबे हुए हों। तो फिर क्या होता है भाई, तो ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए किसको नियुक्त किया। और यहां पर ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा आया है, और वो प्रश्न बड़ा अच्छा सा ये आया है
कि वो ब्रिटिश अधिकारी जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को आंक नहीं पाए, वो कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ब्रिटिश सरकार ने 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा था, ध्यान रखिएगा। और अलेक्जेंडर कनिंघम भी एक अंग्रेज थे और इस सभ्यता या जो भी ये प्राचीन पुरावशेष थे, इनके महत्व को वो समझ नहीं पाए और उन्होंने 1856 में ये रिपोर्ट लगाई कि हां ठीक है, और यहां पर लगभग आज से 1000 वर्ष पुरानी 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता के ये पुरावशेष हो सकते हैं। ये जो भी कुछ मिला है वहां पे, ये लगभग 1000 वर्ष पुरानी चीजें हो सकती हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी कि 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं। ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मुझे रिप्लाई कर दीजिए एक बार आप लोग। चीजें ठीक जा रही हैं एकदम प्रॉपर वे में? कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है? कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है? ओके। तो ये देखो, तो ये भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, कनिंघम को कहा जाता है। तो इन्होंने 1856 में यह रिपोर्ट लगाई कि ये हड़प्पा सभ्यता जो भी है, जो भी इस सभ्यता के पुरानी सभ्यता के अवशेष हैं, वो लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये कहां तक पहुंचती है 1856 में? जब 1000 वर्ष पीछे जाएंगे तो ये हम लोग पहुंचेंगे कहां पर? 856 ईस्वी के आसपास। और भारतीय इतिहास में ये कालखंड कहां से संबंध रखता है? भारतीय इतिहास में ये संबंध रखता है कालखंड लगभग राजपूत काल के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। कनिंघम ने इस बात को कह के बात खत्म कर दिया। बीच की बातों को विश्राम देता हूं मैं, सीधे अब आगे की घटना पे आते हैं। बात समाप्त हो गई। ये बताइएगा कि आप बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है कि नहीं? बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर शायद अलेक्जेंडर कनिंघम ये कह देते कि यह सभ्यता लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व की है, ये पुरावशेष लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं, तो शायद बात कुछ हद तक ठीक होती। लेकिन बात खत्म हुई और फिर इसके बाद तमाम लोगों का अलग अलग समय पर अलग अलग रिसर्च हुआ, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। और फिर समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि ये सभ्यता फिर से वैसी की वैसी जो पुरावशेष थे दब गए, बात खत्म हो गई। और फिर ये बात आई 1921 में। और अब आपको पता है, दयाराम साहनी जैसा एक व्यक्तित्व है, एक बड़ा नाम है, दयाराम साहनी साहब के नेतृत्व में, है ना, 1921। और इसका एक प्राइमरी उत्खनन, प्राइमरी सर्वेक्षण करवाया गया। तो ये बात प्राइमरी उत्खननों में, ध्यान दीजिएगा, मेरे एक एक शब्दों पर बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, क्लास को बीच में छोड़िएगा नहीं। प्रारंभिक उत्खनन और सर्वेक्षण, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो प्रारंभिक उत्खनन और सर्वेक्षण है, तो उससे ये बात पता चली कि इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल लगभग सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुए थे। बात समझ में आ रही है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुए थे। तो जॉन मार्शल साहब ने, ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम शब्द इस्तेमाल किया सिंधु सभ्यता। एक प्रश्न आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वो है जॉन मार्शल। इस सभ्यता का नामकरण किसने किया? उनका नाम है जॉन मार्शल। बात खत्म हो गई। और फिर आप देखते हैं 1922 मोहनजोदड़ो, और फिर धीरे धीरे ये रिसर्च शुरू हुई।
और फिर कालांतर में थोड़ा और समय बीता तो ये बात पता चली, बहुत ध्यान से देखिएगा, तब ये बात पता चली कि इस सभ्यता का विस्तार सिंधु के साथ साथ अन्य नदियों के प्रवाह क्षेत्र में है। इसका मतलब यह है कि इस सभ्यता के स्थल बहुत दूर तक फैले हुए हैं, जिसको एक नदी के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता और इस सभ्यता के लिए किसी एक भौगोलिक नाम का उपयोग करना अब अप्रासंगिक हो गया। यह बात समझ में आ रही है ना? भौगोलिक नाम का मतलब जैसे सिंधु सभ्यता शब्द की बात करते हैं तो केवल यह समझ में आता है कि सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्रों में, इस नदी घाटी के क्षेत्रों में फैली हुई सभ्यता, केवल इतनी बात समझ में आती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, अब आप तो देख ही पा रहे हैं, ऊपर मांडा है ना, नीचे दैमाबाद है, यहां पर आलमगीरपुर है पूर्वी छोर, ये सारी बातें आपको पता हैं, और पश्चिमी छोर यहां पर सुतका गेंडोर है। वो बात ये हो रही है कि इतना लंबा, इतना विस्तारित क्षेत्रफल जिसे अब सिंधु नदी के नाम पर पुकारना इस सभ्यता के लिए अप्रासंगिक था, प्रासंगिक नहीं था। इसलिए अब इस सभ्यता के नामकरण के लिए एक गैर भौगोलिक नाम का मतलब है नॉन ज्योग्राफिकल नेम की आवश्यकता पड़ी, जिससे किसी एक निश्चित सीमित भौगोलिक क्षेत्र का पता ना चलता हो। तो जॉन मार्शल साहब ने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया। क्यों? क्योंकि हड़प्पा का पता सबसे पहले चला था और हड़प्पा से हमें किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का पता नहीं चलता है। हड़प्पा एक गैर भौगोलिक नाम है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लिए या फिर सिंधु सभ्यता के लिए या फिर सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के लिए या भारत की आद्य ऐतिहासिक कालीन कांस्य युगीन सभ्यता के लिए एक प्रासंगिक नाम, वर्तमान में सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? क्या जवाब देंगे? हड़प्पा सभ्यता। पहला नाम क्या है? प्रारंभिक नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। तो मतलब नाम अलग अलग समय में एक ही है, लेकिन है वो एक ही सभ्यता। तो ये बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो रही है। यहां से एक क्वेश्चन यहां से ये भी याद रखिएगा कि उत्तरी छोर मांडा है, चेनाब नदी के किनारे है, दक्षिणी छोर दैमाबाद है, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे है। ये बात समझ में आ रही है? पूर्वी छोर आलमगीरपुर है, यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे है, और पश्चिमी छोर सुतका गेंडोर है, दाश्क नदी के किनारे। कभी कभार मैच दी फॉलोइंग करके प्रश्न भी आ सकते हैं। कभी कभार नदियों की स्थिति पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, अभी आज बेसिक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये मेरा। हम लोग शून्य से शिखर तक जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि क्लास का नाम ही है समुद्र मंथन। तो जब हमारी मंथन की शुरुआत हुई है तो पहले विष निकलेगा और हम अमृत की बूंदों की तलाश में निकले हैं। तो अमृत तक जाने के लिए हमें विष से गुजरना होगा। ये बेसिक लेक्चर है, घबराइएगा नहीं। बहुत स्टैंडर्ड वे में अभी सारे डाउट्स आपके क्लियर होने हैं। तो ये बात लगभग समझ में आ गई कि वो अब हमारी हड़प्पा सभ्यता, और अब यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने हमेशा बताया कि ये आपकी बेसिक क्लास है आज की। तो इसके नामकरण का इतिहास आपको पता चल गया है ना? नामकरण का इतिहास आपको पता चल रहा है। आद्य ऐतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है? प्रोटो हिस्टोरिकल काल से हमारा तात्पर्य बेसिकली क्या है? इट मींस लिपि का प्रयोग है और उस लिपि को हम लोग वर्तमान में पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पाई समाज की, हड़प्पाई सभ्यता की लिपि के बारे में हमारे पास जानकारी है, लेकिन अभी तक हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल की है।
जिस दिन भविष्य में इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा उस दिन हम इसको ऐतिहासिक काल में रख देंगे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। तो ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य काल की सभ्यता क्यों कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज बड़ी ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपने पढ़ी जरूर है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में है नहीं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांसा उस काल की सर्वोत्तम तकनीक है। कभी कथन कारण का प्रश्न आ सकता है ऐसे कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य काल की सभ्यता कहा गया है, और कारण ऐसे दे सकता है कि हड़प्पा में कांसे का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। तो आप लगाएंगे क्या? कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। कांसा उस काल की सर्वोत्तम तकनीक है लेकिन कांसे का प्रयोग सर्वाधिक नहीं हुआ है। सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो उपकरण है, 70% से ज्यादा उपकरण जो हैं वो तांबे के हैं। ध्यान रखिएगा, कांसा बहुत न्यूनतम है। कांसे में 2 धातुओं का सम्मिश्रण है, तांबा और टिन। 9:1, 9:1 इस रेशियो में कांसे में ये मिलाया गया है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा। एक बात ये भी बड़ा सरल सा प्रश्न कभी आया, लड़कों ने गलत किया कि टिन का मिश्रण सर्वप्रथम किस धातु में किया गया? लोगों ने कांसा लगा दिया, गलत हो जाएगा। टिन का मिश्रण सर्वप्रथम तांबे में किया गया, तभी कांसा बना। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? यह सरल प्रश्न, ये बताइए टिन का मिश्रण सर्वप्रथम किस धातु में किया गया? तो तांबे में किया गया। ध्यान रखिएगा, कांसा यौगिक है, मिश्र धातु है, ना कि धातु। बात मेरी समझ में आ रही है ना आपको? ये मिश्र धातु है, मिश्रित धातु है। कांसा उस काल की सर्वोत्तम तकनीक है और किसी भी कालखंड का नामकरण उस कालखंड की सर्वोत्तम तकनीक के आधार पर किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आज का 21वीं शताब्दी का युग सूचना क्रांति और कंप्यूटर्स का युग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज इस 21वीं शताब्दी में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के एरा में आज भी बहुत सी जनजातियां पूर्वोत्तर भारत में जंगलों में रह रही हैं। आज भी वो आज की तकनीक से 1000 साल पहले रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कांसे का प्रयोग कहा जा रहा है तो सभी लोग कांसे के प्रयोग से परिचित है, बिल्कुल नहीं है। कांसा रेयर है। पहले रिप्लाई करिए कि सबको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? कांसा सर्वोत्तम तकनीक है। जैसे पाषाण काल कहा गया, तो पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में पत्थर उस काल की सर्वोत्तम तकनीक है। अगर मनुष्यों ने पाषाण काल में प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का प्रयोग करना नहीं सीखा होता तो ये हमारी विकास यात्रा आज मंगल ग्रह तक पहुंचने की तैयारी ना कर पाती। फिर आप देखते हैं पुरा पाषाण काल, फिर बोले मध्य पाषाण काल, यानी तकनीक का विकास हुआ मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल मतलब तकनीक का विकास हुआ नव पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल, फिर बोले तकनीक का विकास हुआ, पत्थरों के साथ तांबा भी आया। फिर बोले कांस्य काल, तो बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या कि वो तांबे में टिन मिला के कांसा बनाया, उससे कठोर धातु बना ली हम लोगों ने। फिर बोले इसके बाद आगे देखेंगे आप लौह काल आ जाएगा। लौह युगीन संस्कृतियां पढ़ते हैं, मृदभांड परंपराएं पढ़ेंगे आप। अभी मेरी बात समझ में आ रही है? चीजें एकदम क्लियर हो रही है? डाउट्स तो नहीं है कहीं भी? किसी तरह से डाउट्स नहीं है? मेरी क्लास अगर 90 लेक्चर ले गए तो आपके सिलेक्शन की संभावना उसी रेशियो में बढ़ जाएगी।
क्यों? क्योंकि अब तक आपके अध्ययन की दशा और दिशा को परीक्षा की दिशा में ले जाना यह काम नहीं हुआ है। अगर आपकी ये जो दिशा है वो परीक्षा की दिशा में पहुंच जाए, और मैं हमेशा से बता रहा हूं आपको कि ये अंतिम चरण में ये पुस्तिका अब केवल समाप्ति की ओर है, इसका नया प्रिंट अब नहीं आएगा। ये टॉपिक वाइज हमारा अमृत कलश प्रैक्टिस सेट है, जिसमें टॉपिक वाइज लगभग 3000 प्लस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस पे 3000 प्लस प्रश्न मैंने लिखे हैं, लेकिन है प्रश्नों की संख्या 3400। संस्था से हजारों छात्र सिलेक्शन इतिहास विषय में हमारी संस्था ने अब तक सर्वाधिक सिलेक्शन दिए हैं प्रयागराज से, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो इस पुस्तिका को, इस प्रैक्टिस सेट को अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। रिवीजन की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी। कुछ प्रतियां बची होंगी, जैसा कि मुझे बताया गया है कि सर अब केवल कुछ ही प्रतियां बची हैं और अब इसका रीप्रिंट नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर देखिए, फिर लौट पे हम लोग अपने कासे की तरफ आते हैं। मैं ये कह रहा था कि किसी भी कालखंड का नामकरण उस काल में मौजूद सर्वोत्तम तकनीक के आधार पे किया जाता है। जैसे आज कंप्यूटर्स का युग है, इसका यह मतलब नहीं है कि देश की अधिकांश जनसंख्या कंप्यूटर के बारे में जानती है। जानती जरूर है, प्रयोग करना नहीं जानती है। आप खुद सोचिए, अधिकांश छात्र और छात्राएं ऐसे होंगे जो कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन उसको ऑपरेट करने की, उसकी तमाम लैंग्वेजेस, उसके तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तो मुझे भी बहुत कंप्यूटर्स, लैपटॉप और कैसे ये सिस्टम वर्क कर रहा है ऑनलाइन, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। तो अब ध्यान देना, बात क्या आ रही है? बात ये आ रही है कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा उस काल की सर्वोत्तम तकनीक था। मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं पर कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े हम लोग, एक बार रिप्लाई करिए, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मामला क्या है? अब इसके थोड़ा एक्सपेंशन को देख लीजिए, इसके नगर नियोजन को देख लीजिए, इन नगरों का कंस्ट्रक्शन पैटर्न देख लीजिए और इन नगरों से मिलने वाले महत्वपूर्ण एविडेंसेस देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से भी आपको पीजीटी में 2 या 3 प्रश्न मिलेंगे, टीजीटी में हो सकता है 1 प्रश्न मिले। बात क्लियर हो रही है? तो फिर ध्यान दीजिएगा, कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। किन 3 देशों में है? भारत, वर्तमान पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। एक बात आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि जिस समय ये हड़प्पा सभ्यता हमारी अपने इस भौगोलिक परिवेश में पनपी होगी, उस समय किसी भी देश की सीमा या किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल की जो सीमाएं थी वो उनका अस्तित्व नहीं था। आज वर्तमान संदर्भों में जब हम पढ़ते हैं कि विस्तार, तो पाकिस्तान तो अभी 1947 में बना है, तो देखा जाए तो 1947 तक भी जो क्षेत्र आज भारत में, पाकिस्तान में है, वो भारत में थे। अफगानिस्तान भी कभी मौर्य काल में भारत के अंग के रूप में शामिल था। तो लेकिन वर्तमान संदर्भों में अध्ययन कर रहे हैं तो आज भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये बात क्लियर हो रही है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत क्लियर कट चलिएगा, धीरे चलते हैं, है ना। अफगानिस्तान के 3 मुख्य स्थल हैं, मुंडीगाक, सोतुरगई और देह मोरासी घुंडई। मुंडीगाक, सोतुरगई, और अभी इनका क्या महत्व है, इनके बारे में क्या स्पेशल बातें हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज थोड़ा सा विस्तार देख लीजिए। नामकरण आपने देख ही लिया है, अब विस्तार देख लीजिए। भारत में विस्तार 7 राज्यों में, अफगानिस्तान में केवल 3 स्थल मैंने बताए, यही मुख्य हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत में विस्तार 7 राज्यों में है। तो ऊपर से नीचे तक जाते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं, महाराष्ट्र तक क्रम से चलते हैं, याद करने में आसानी रहेगी। 7 राज्यों में विस्तार है, जिसमें कि पहला जो स्थल है जम्मू कश्मीर में वो मांडा है, चनाब नदी के किनारे है।
ध्यान रखिएगा, स्थलों और नदियों के किनारे उनकी लोकेशंस के बारे में जरूर जानकारी मांगी जाती है। मांडा और चनाब नदी के किनारे क्लियर हो रहा है। फिर आगे कह रहे हैं पूर्वी पंजाब में स्थित स्थल है रोपड़, सतलज नदी के किनारे है। पूर्वी पंजाब से मेरा तात्पर्य है भारतीय हिस्से वाला पंजाब। पश्चिमी पंजाब से हमारा तात्पर्य है पाकिस्तान का पंजाब। अभी बात क्लियर हो रही है ना। तो अब एक बात यहां पर और कहिए तो मैं बता दूं, यहां से एक प्रश्न ये आया है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के पश्चात भारत में खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा था? तो ये रोपड़ है, 1950 में खोजा गया। ये रोपड़ है, 1950 में खोजा गया। और ये बात आपके दिमाग में हिट होनी चाहिए, किन्होंने खोजा इस स्थल को। अब देखिएगा, तो पूर्वी पंजाब हो गया, 2 राज्य हो गए। तीसरा राज्य हरियाणा में आ जाइए, बड़ावली है। अभी बड़ावली के बारे में, राखी गढ़ी के बारे में, हड़प्पा के बारे में, चनुदड़ो के बारे में, जितने भी स्थल हैं सब के बारे में अलग से भी मैं डिस्कशन करूंगा। ये अभी केवल एक विस्तार है। देखिएगा, तो किस नदी के किनारे है? ध्यान रखिएगा, रंगोई नदी के किनारे है ना। और खोजा किन्होंने था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था। मेरा कहना यह है, स्थल, नदियां, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता सब एकदम चार्ट में समराइज कर लीजिए। फिर अगला, हरियाणा में ही कौन सा स्थल है? राखी गढ़ी है। जींद जिले में सरस्वती, विलुप्त सरस्वती घग्गर के किनारे, और वो स्थल है कौन सा? राखी गढ़ी है। खोजकर्ता प्रोफेसर सूरजभान। ये बात क्लियर हो रही है। हरियाणा से नीचे आ जाइए। अब देखिए, राजस्थान है, राजस्थान में कालीबंगा है। अच्छा, एक बात और बता रहे, हरियाणा में बहुत सारे स्थल हैं। हरियाणा में जैसे एक स्थल बालू है, अभी कल मैंने डिस्कस किया था, वो लहसुन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। बहुत सारी विभिन्न टाइप की फसलों के साक्ष्य मिले हैं। मुझे पता है कि आपको भी पता है ये सारी बातें, लेकिन यहां पर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बातें डिस्कस कर रहे हैं और विस्तार अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी आप देख लीजिएगा, मैंने मुख्य शहरों, नगरों की बात की है। तो राजस्थान में कालीबंगा है, गंगानगर, और अब वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे है। और खोजकर्ता कौन है? यहां पे ध्यान रखिएगा, अमलानंद घोष सर हैं 1951 में। लेकिन अगर यह कहता है कि कालीबंगा का उत्खनन किन्होंने किया, तो वो ब्रजबासी लाल सर हैं और बी के थॉपर सर हैं 1961 से 69। बातें बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन ये सब आपको पता भी रहनी चाहिए। जो नए छात्र हैं, जिन्होंने शुरू किया है, तो कम से कम उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि हमको पढ़ना कैसे है ना। 90 लेक्चर में इतना बढ़िया कर देंगे, कोशिश करेंगे। हम लोग केवल कोशिश कर सकते हैं, है ना, अपनी तरफ से। बाकी होता वही है जो वो परम सत्ता चाहती है। मेरी बात समझिएगा आप। हम लोग बेहतर कोशिश करेंगे। जैसे एक कॉमन बात करता हूं, अभी 1 मिनट के लिए हम आपको थोड़ा सा लेक्चर डाइवर्ट कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए। जैसे छात्रों के मैसेजेस आते हैं, मुझे मेरा असिस्टेंट मेरे पास फॉरवर्ड कर देते हैं, सर कैसे भी इस बार सिलेक्शन लेना है, आप बताइए कितने घंटे पढ़ना है? 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है? तो मेरे छात्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, केवल घंटों की संख्या से अगर आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है, और आज तक अगर आप इस बात को समझना नहीं चाहते हैं, तो जान लीजिए घंटों की संख्या से आपका सिलेक्शन कभी निर्धारित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई 10 घंटे भी पढ़ता हो और सिलेक्शन होने की बात यहां पे आती हो, तो मैं आपसे दावा कर रहा हूं 100% छात्र ये कहेगा, सर मैं 12-14 घंटे भी पढ़ने के लिए तैयार हूं।
घंटों की संख्या से आपका सिलेक्शन निर्धारित नहीं होता है, एक बात ये। दूसरी बात ये है, आपने अपने इर्द गिर्द के परिवेश में ये देखा होगा कि लोग 3 से 4 घंटा पढ़ के भी सिलेक्शन पा जा रहे हैं। 23-24 साल में भी लोग सेलेक्ट हो गए। हमने अपनी एक छात्रा का नाम लिया होगा, 22 साल में सिलेक्शन पा गई, केवल आई, और वो तो केवल तैयारी करने के मूड से आई थी कि सर जितना पहले आप बता रहे हैं उतना हम पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे कुछ पढ़ेंगे, और उसने 21 वाले में सिलेक्शन ले लिया। वो तो आश्चर्य से भर गई कि सर मैं कैसे सिलेक्शन हो गया मेरा, जितना आपने बताया केवल हमने उतना ही पढ़ा। हम तो सोच रहे थे कि मुझे अभी 5-6 साल तैयारी करनी होगी, आपका पढ़ेंगे, फिर कुछ और पढ़ेंगे, फिर कुछ और पढ़ेंगे। और उस साल उसका पीजीटी भी क्वालिफाई हुआ और वो जेआरएफ भी हो गई। दोनों बातें एक साथ हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोग 4-5 घंटे पढ़ के 23-24 साल में भी सिलेक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग 10-12 घंटे लेकर के और 35-40 साल में भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अध्ययन के घंटों से आपका सिलेक्शन निर्धारित नहीं होता। आपने कितना एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षोन्मुखी पढ़ा है और उसको कितने अच्छे से परीक्षा में आपने परफॉर्म किया है। तो फिलहाल हम लोग आगे आते हैं। गुजरात में ध्यान रखिएगा, भारतीय स्थलों में जो गुजरात, अब देखिए हम लोग राजस्थान के बाद गुजरात आ गए, तो गुजरात में स्थित स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। गुजरात में स्थित स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। ये बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है। किस राज्य में सर्वाधिक स्थल हैं? तो कभी भी पंजाब मत लगाइएगा, लगाइएगा गुजरात। डाउट क्लियर हो रहा है? दिक्कत नहीं आ रही है ना? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? ओके। अब देखो गुजरात के स्थलों के बारे में देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लिक हो जाना चाहिए लोथल, सबसे इंपॉर्टेंट लोथल। धौलावीरा क्लिक होना चाहिए। तो देखिएगा, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मालवण को क्लिक करिए, ताप्ती नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, एक बड़ी बात है यहां पर, मालवण के बारे में भी हम लोग अभी कल्चर में डिस्कस करेंगे। मालवण ताप्ती नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता में नहर का साक्ष्य नहीं है, नहर नहीं है। अपवाद स्वरूप केवल मालवण एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से नहर जैसी संरचना के अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिलते हैं। किसी दशा में अन्य किसी और स्थल से नहरों के साक्ष्य अभी तक जानकारी में नहीं है। अगला रंगपुर है, भादर नदी के किनारे है। आपको पता चलना चाहिए रंगपुर से क्या मिला है, जवाब दे दीजिएगा। लोथल को देख लीजिए, भुगवा और साबरमती नदी के संगम पर है। उत्खनन किन्होंने किया? प्रोफेसर SR राव का नाम आपको पता होना चाहिए। बेसिक बातें हैं, अभी लोथल के बारे में हम लोग अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। प्रभास पाटन को औरस पुत्र कहा गया है, ये प्रश्न भी आया है। हिरण्य नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा की 2 बरसाती नदियां मनसर एवं मनहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत राव किम सागर संगम पर। सुरकोटदा, अब ध्यान दो, एक बड़ी बात है, जैसे जब तक दैमाबाद हमारे संज्ञान में नहीं आया था, जब तक दैमाबाद हमारे संज्ञान में नहीं आया था, तब तक हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी छोर, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भगत राव हुआ करता था। आज वर्तमान में दैमाबाद है और नवीनतम शोध तो केरल तक पहुंच गए हैं। आपको पता है कि नहीं पता ये बात? अभी हमारे जो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसकी वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अब ये सर्वेक्षण हमारे महाराष्ट्र से आगे केरला तक भी पहुंच गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का हो सकता है अगले वर्षों में विस्तार केरला तक पढ़ाया जाएगा। फिलहाल सुरकोटदा आपको पता ही है, विशेष घोड़े के कंकाल के लिए सुरकोटदा के बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग अभी गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं। मेघम एवं तेलोद, नर्मदा नदी घाटी, रोजदी, देसलपुर, कुंतासी आदि। ठीक है, ये गुजरात के बारे में बात हो गई। उत्तर प्रदेश में आपको पता है आलमगीरपुर है, यमुना की सहायक नदी हिंडन के किनारे है। और महाराष्ट्र में हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान में दक्षिणी छोर दैमाबाद, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे है। विस्तार दिमाग में बैठा या नहीं?
कैसा जा रहा है मुझे बताइएगा। आपके सुझाव, आप अगर मेरा ये प्रयास तभी सार्थक माना जाएगा जब मैं आपके मस्तिष्क के अंदर तक पहुंच सकूं, मस्तिष्क से होता हुआ आपके हृदय और आपकी अंतरात्मा तक पहुंच सकूं, तभी मेरा ये प्रयास, तभी ये मेरी क्लास सार्थक मानी जाएगी। आपके डाउट्स क्लियर हो, आप मेरे साथ इतना फैमिलियर होके बैठे, मैं सामने हूं आपके, आपको मैं महसूस कर सकता हूं, तो आप यही मान कर चलिए कि आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। आपकी सारी समस्याओं से मैं रूबरू हूं। क्यों? क्योंकि आज से 30-35 साल पहले मैं भी आपकी ही तरह डेस्क के उस तरफ था। बहुत सारी चीजें अनुभव से आती हैं। तो अब पाकिस्तान में देख लो विस्तार कहां पे है, भारत का हमने देख ही लिया, 7 राज्यों में है। अफगानिस्तान के 3 स्थल मैंने आपको बताई दिए, मुंडी गाक, सोतुरगई और देह मोरासी गुंडे। अब पाकिस्तान में देख लो 3 प्रांतों में है। कौन सा? सिंध प्रांत में है, पश्चिमी पंजाब में है और बलूचिस्तान में। सिंध प्रांत में कौन से स्थल है? मोहनजोदड़ो है, चनुदड़ो है, आमरी, कोटडीजी। अब यहां पर एक बात आ रही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, कोटडीजी सिंधु नदी के बाएं तट पर है। कैसा ये निकाल पाते हैं? किसी नदी का दायां तट और बायां तट कैसे निर्धारित होता है? किसी नदी का दायां तट और बायां तट कैसे निर्धारित होता है? बताइएगा। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूं। जिधर से नदी का प्रवाह आ रहा है, जिधर से नदी बहकर आ रही है, मान लीजिए वो पूरब से पश्चिम की तरफ बहकर जा रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नदी का प्रवाह पूरब से पश्चिम की तरफ है, तो जिधर से बहकर आ रही है उधर आप पीठ करके खड़े हो जाइए। मान लीजिए वो इधर से पीछे की तरफ से बहकर इधर जा रही है, तो हम पीठ करके खड़े हो गए, तो नदी का जो दाहिना हमारा हाथ है, तो उस पार वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा दायां तट, और जिधर मैं खड़ा हूं वो बायां तट। मतलब आपका यूनिवर्सल राइट दाहिना तट और जो यूनिवर्सल लेफ्ट है वो बायां तट। अब ये मत कहिएगा कि सर मेरा तो ये वाला लेफ्ट वाला राइट है, मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूं, अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? बताइए, स्पीड ज्यादा है क्या मेरी? तो अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो कंट्रोल आपके हाथ में है। कंट्रोल आपके हाथ में है, मतलब आप स्पीड बाद में स्लो कर लीजिएगा। बाद में स्पीड जब दोबारा से क्लास को देखिएगा तो स्पीड आप स्लो कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिएगा, पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा है, रावी नदी के बाएं तट पर। बलूचिस्तान मकरान तट पे सुतका गंडोर है। सुतका गंडोर यूपीएससी ने भी पूछा है, अलग अलग जगह पे आया है। दाश्क नदी के किनारे है। सुतका को शादीकोट नदी के किनारे है। बालाकोट बिंदार नदी के किनारे, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात यह है, थोड़ा सा इस बात को लेकर के बहुत परफेक्ट फिगर मत समझ लीजिएगा। जैसे ये कह रहे हैं कुल ज्ञात स्थलों की संख्या लगभग 200 प्लस 2500 मान लीजिए लगभग हो रही है, चिन्हित किया गया है, और यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। फिर बात यह है, जो स्पष्ट चिन्हित स्थल हैं उनमें 1401 स्थल हैं लगभग, ध्यान दीजिएगा, जिसमें भारत के स्थित स्थलों की संख्या 917 है। पाकिस्तान में स्थित स्थलों की संख्या 481 है। लेकिन बड़ी बात यह है, मांडी अभी नवीनतम है, सनौली अभी नवीनतम है, गुजरात में खंबात में बहुत सारे अभी नए स्थल और चिन्हित हुए हैं। तो यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन जिसको अभी उत्खनन के लिए चिन्हित किया गया है, ध्यान रखिएगा, ऐसे स्थल जिनको अभी उत्खनन के लिए चिन्हित किया गया है वो लगभग 1401 हैं। उसमें से 917 आप मान के चलिए भारत में है, 481 पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान के 3 स्थलों की चर्चा मैंने की है, मुंडी गाक, सोतुरगई और देह मोरासी
घुंडई। क्लियर? बताइएगा मुझे, कोई डाउट तो नहीं है। और एक बात और है, कहिए तो मैं बता दूं। हड़प्पा सभ्यता के इन लगभग 1400 स्थलों में मात्र 3% स्थलों का 3% स्थलों का उत्खनन अभी चिन्हित हैं, जिसमें से बहुत थोड़े से स्थलों का अभी उत्खनन पूर्ण हुआ है। मैं इस पर अभी बाद में बात करूंगा। क्लास समझ में आ रही है? अभी तक कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक चल रहा है ना सब कुछ? तो आगे देखिएगा। फिर देखिएगा, एक और खास बात है। यह प्रश्न भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा था, और फिर ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग ढंग से पूछा गया। वो क्या कह रहे? विशेष महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता की लगभग 80% ध्यान रखिएगा, बस्तियां विलुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं। सिंधु नदी मत लगा दीजिएगा, गलती हो सकती है। विलुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित हैं। प्रोफेसर वीएन मिश्रा सर, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीएन मिश्रा सर को मैंने रिंग कर दिया है। इस सभ्यता का नामकरण सरस्वती नदी की सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता रखने का सुझाव दिया था। ध्यान रखिएगा। किस विद्वान का मत है कि इस सभ्यता का नामकरण सरस्वती नदी की घाटी की सभ्यता होना चाहिए? प्रोफेसर वीएन मिश्रा। ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अब हम आते हैं, तो अभी पहले बता दिया मैंने, नामकरण किन्होंने किया? जॉन मार्शल ने किया। हड़प्पा सभ्यता का नाम, सिंधु सभ्यता का नाम, इस शब्दावली का प्रयोग करने वाले विद्वान थे सर्वप्रथम जॉन मार्शल, है ना। फिर वो ये कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो जनसंख्या के संदर्भ में शोध करने वाले विद्वान फेयर सर्विस हैं। जनसंख्या के संदर्भ में किन्होंने अपना विद्वान, मतलब किन्होंने अपना रिसर्च किया, किन्होंने अपना शोध किया? वो फेयर सर्विस है, रिंग किया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर मोहनजोदड़ो है, लगभग 41,250, राइट फिगर दी है मैंने। और फिर अनुमानित जनसंख्या उन्होंने बताई है 23,544 के आसपास। आप नोट कर लीजिए, ये विद्वान फेयर सर्विस का मत है। और फिर अब छोटे छोटे तथ्य हैं, इनको आप फटाफट रिकॉल करिए, तब हम इनके कंस्ट्रक्शन पैटर्न की तरफ आते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का समुद्र तटीय विस्तार 1300 किलोमीटर है। जो इसका कोस्टल रीजन है वो 1300 किलोमीटर का विस्तार है। और मैं चाहता हूं आज की क्लास को यहीं पर समापन करें। उसका रीजन ये है कि अब आप अपना माइंडसेट बना लीजिए कैसे, और आपको आगे मुझे कंटिन्यू करना है, अपना नामांकन सुनिश्चित करना है, और हमारे लेक्चर्स जो भी हैं ये आपको परीक्षा तक उपलब्ध रहेंगे। अपने नामांकन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करिए, और कल हम लोग इसके नगरों के कंस्ट्रक्शन पैटर्न और इसके जो महत्वपूर्ण एविडेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।